ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। वित्त प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेक्स्ट यूनिट है ये। पार्ट नंबर 1, वित्त प्रबंध या वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस होता है पैसा, वित्त का मतलब है धन, प्रबंध या मैनेजमेंट का मतलब हम पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट पूरी यूनिट ही हम पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है इंतजाम करना, व्यवस्था करना। तो प्रबंध क्रिया मतलब मैनेजमेंट की जो क्रियाएं होती हैं, कार्य होता है, उसका वह भाग जिसका कि संबंध एक कंपनी की वित्तीय गतिविधि मतलब पैसे के बारे में जो भी लेन देन होता है उसके कुशल नियोजन। कुशल मतलब पैसे के लेन देन को बहुत अच्छे तरीके से नियोजन करना, प्लान करना और उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। वित्तीय क्रियाओं का नियोजन भी हम यहाँ पर करते हैं। वित्तीय प्रबंध में क्या करेंगे, सारे काम प्रबंध के जो कार्य होते हैं, पैसे की जो क्रियाएं हैं, पैसे की जो बातें हैं, उसका प्लान करना, नियोजन करना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, पूरा चैप्टर हम लोगों ने किए हैं ये, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उनको प्लान करना, उनका संगठन करना, उनका निर्देशन, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, ये सारा काम फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में जब किया जाए तो वित्तीय प्रबंध होता है। इसमें हम पूंजी का अनुमान लगाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, आय का उपयोग करते हैं, पैसे को लगाते हैं, बजट बनाते हैं, साख से संबंधित, गुडविल वगैरह से संबंधित होता है। इसकी एक डेफिनेशन हम देखते हैं जो है पॉल जी हेस्टिंग के अनुसार, वित्तीय व्यवस्था मुद्रा को प्राप्त करने, पैसे को, मुद्रा मीन्स पैसे, वित्तीय व्यवस्था मतलब पैसे का प्रबंध करना, व्यवस्था होता है प्रबंध करना। ये क्या चीज़ है, ये बोला मुद्रा को प्राप्त करने और उससे विवेकपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण मतलब बहुत सोच समझ के ढंग से व्यय करने, खर्च करने की कला है। अकॉर्डिंग टू द पॉल जी हेस्टिंग, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ रेजिंग मनी। रेजिंग इज टू procure money, to get money, and spending it wisely. Wisely means according to by keeping in mind the advantages and disadvantages of that activity. अगला है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध की भूमिका क्या है। भूमिका की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहले है स्थायी संपत्तियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं अकाउंट चैप्टर में फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स वगैरह के बारे में। तो फिक्स एसेट्स हमारी स्थायी संपत्तियाँ होती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो ये टोटल एसेट्स में कितना पार्ट जो होगा हमारी फिक्स एसेट्स का होगा, ये पता लगाना, इसके बारे में सोचना, ये डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, निर्धारण होता है, डिसाइड करना। अगला है चालू संपत्तियों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ द करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स की बात करें तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। हमारे पास कैश, रोकड़, नकद कितना है, स्टॉक माल कितना है, सभी प्रकार का इसमें आ जाएगा। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, डेटर हमारे कितने हैं, ये भी सभी कुछ आदि के बारे में, कितना विनियोग इनमें करना है, कितना इन्वेस्ट इनमें करना है, ये हम देखते हैं। जो हमारी करंट एसेट होती हैं, दिन प्रतिदिन के व्यवहार के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता हमारे को होती है, कैश की आवश्यकता हमारे को होती है, कितना कैश हमारे को चाहिए होगा करंट एसेट के रूप में, ये भी हमने डिसाइड करना है। थर्ड पॉइंट हमारा है दीर्घकालीन, अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस। दीर्घकालीन जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, मतलब बहुत लंबे समय के लिए जो हमको पैसा मिलता है, जिस जगह से पैसा मिलता है उसे हम स्रोत कहते हैं। तो दीर्घकालीन स्रोतों से हमारे को बहुत लंबे समय के लिए धन उपलब्ध होता है, और अल्पकालीन स्रोत शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए जिस जगह से पैसा मिलता है उसे अल्पकालीन स्रोत कहेंगे। इससे जो पैसा मिलता है उससे हमारी तरलता, लिक्विडिटी मतलब कैश एट बैंक वगैरह बढ़ जाते हैं। तो दीर्घकालीन जो स्रोत होते हैं इनकी लागत भी ज़्यादा होती है, इन पे इंटरेस्ट वगैरह भी हमारे को ज़्यादा देना होता है, इसलिए हमारे को एक बैलेंस्ड या सही अनुपात हमारे को रखना होगा दीर्घकालीन वित्त का और अल्पकालीन वित्त का। अगला पॉइंट हमारा आता है फोर्थ, दीर्घकालीन स्रोतों के अनुपात का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। ये जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हमारे पास हैं इनका एक अनुपात, ये किस रेशो में हम करें, कहाँ से हम ज़्यादा लें पैसा, कहाँ से कम लें। जैसा कि इक्विटी शेयर से भी हम पैसा ले सकते हैं, इक्विटी शेयर इशू करके समतांश पूंजी से पैसा आ सकता है, पूर्वाधिकारांश या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा आ सकता है। अगला जो है हमारे पास संचित लाभ, हमारे जो रिटेन्ड अर्निंग होते हैं, लाभ जो हम लोगों ने जोड़ कर रखा है, इससे भी हमें बहुत लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऋण पत्र या डिबेंचर के रूप में भी हम लोगों से उधार ले सकते हैं। दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन हम लोग ले सकते हैं। सभी के अपने अपने लाभ हैं, ये सभी साधन जो हम लोगों ने डिस्कस किए, सभी के अपने अपने लाभ और सभी के अपने अपने दोष भी हैं। तो इन दोषों और लाभों को ध्यान में रखते हुए इनका विश्लेषण करके हमारे को एक संतुलित निर्णय लेना होता है। पांचों पॉइंट है लाभ हानि खाते के विभिन्न मदों का निर्धारण करना।
डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। वित्तीय निर्णय जब लिए जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन जब लिए जाते हैं, तो लाभ और हानि की मदें जो आइटम होती हैं वो उससे प्रभावित होती हैं। जैसे कि इंटरेस्ट हमारा कितना होगा उससे प्रभावित होता है लोन ऑफ द अमाउंट। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम थोड़ा लोन लेंगे, इंटरेस्ट कम है तो फिर हम ज़्यादा लोन ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन, दीर्घकालीन संपत्तियाँ प्रभावित होती हैं। डेप्रिसिएशन यदि ज़्यादा होता है तो एसेट्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन यदि कम है तो एसेट्स देरी से ख़त्म होगी। डिस्काउंट जो कटौती वगैरह है उससे तरलता मिलना, मतलब अगर हम डिस्काउंट हमारे पास है तो फिर हमारे को कई बार डिस्काउंट मिलता है तो हम ज़्यादा कैश देने के लिए तैयार हो जाते हैं इत्यादि। अगला टॉपिक हमारा है वित्तीय प्रबंध के विभिन्न दृष्टिकोण या फिर वित्तीय प्रबंध में शामिल विभिन्न निर्णय। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आंसर यही पॉइंट्स आएंगे। तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलग अलग दृष्टिकोण क्या क्या हैं। डिसीजंस इन्वॉल्व इन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन कौन से निर्णय लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। वित्त कार्य या फाइनेंस फंक्शन कौन कौन से हैं। वित्तीय प्रबंध के पहलू या वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन कौन से हैं। तो यदि हम बात करें वित्तीय प्रबंध की तो परंपरागत विचारधारा या ट्रेडिशनल अप्रोच या पुरानी जो विचारधारा, पुराने जो विचार थे उसके अनुसार व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना, बिजनेस के लिए जितना पैसा चाहिए उतने पैसे का इंतजाम करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। परंतु आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि वित्त का इंतजाम तो हमने करना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रभावपूर्ण इफेक्टिवली उसको यूज़ भी करना है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस अवेलेबल विद अस। तो नवीन विचारधारा के अनुसार हमारे को 3 मुख्य निर्णय लेने होते हैं। पहला निर्णय हमारा आता है विनियोग निर्णय, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें हम क्या देखते हैं, विभिन्न निवेश प्रस्तावों का अध्ययन किया जाता है। निवेश प्रस्तावों का मतलब है कहाँ कहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देखें, विनियोग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, कहाँ पर हम पैसा अपना लगाएंगे। हमारे पास पैसा है उसको हम कई जगह लगाते हैं, कुछ हम प्लांट मशीनरी खरीदते हैं, कुछ कच्चा माल खरीदते हैं, कुछ किसी और कंपनी में लगाते हैं, कुछ बैंक में जमा करते हैं। ये जो पैसा हम कहीं कहीं जमा कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट, इसको हम निवेश कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के निवेशों या प्रस्तावों का अध्ययन करना कि कहाँ कहाँ पैसा लगाया जा सकता है, उनका विश्लेषण मतलब गहराई से अध्ययन करना, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने का मतलब हर एक के लाभ देखेंगे, हर एक के दोष देखेंगे, किसमें ज़्यादा लाभ हो रहा है, कम से कम हानि हो रही है, वो सभी हम देखेंगे ताकि व्यवसाय के हित में निर्णय लिया जा सके। निवेश जो है 2 प्रकार का हो सकता है। ये तो दीर्घकालीन निवेश होता है, निवेश का मतलब पैसा जो हमने लगाया लंबे टाइम के लिए लगाया। अल्पकालीन मतलब थोड़े टाइम के लिए लगाया। अगर लंबे टाइम के लिए हम पैसा लगाएंगे तो उससे हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, आय अधिक होती है। और थोड़े टाइम के लिए पैसा लगाएंगे तो उससे आय भी कम होती है। लंबे टाइम के लिए पैसा जो है उसकी लागत भी अधिक आती है और थोड़े टाइम के लिए जो है उसकी लागत कम आती है। तो विनियोग का निर्णय जो होता है उसको 3 चीज़ें या कुछ चीज़ें प्रभावित करती हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है दीर्घकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द लॉन्ग टर्म और द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जब लंबे टाइम के लिए हम पैसा लगाने की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी होगी। कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो पहला पॉइंट है परियोजना का रोकड़ प्रवाह या कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट या परियोजना क्या होती है, जिस जगह पे हम जिस काम के लिए हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारा प्रोजेक्ट है। जैसे हमने एक फैक्ट्री लगाई तो वो हमारा प्रोजेक्ट हो गया। तो दीर्घकालीन विनियोग में अनेक खर्चे, अनेक दीर्घकालीन विनियोग जब हम करते हैं तो अनेक वर्षों तक रोकड़ का आना जाना जो है लगा रहता है। बहुत लंबे टाइम के लिए हमने पैसा लगाया तो हमारा पैसा उस पर लगता भी रहेगा और पैसा उससे आता जाता रहेगा। मतलब कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो जो है वो होता रहता है। इनफ्लो का मतलब है रोकड़ का अंतर्वास, संस्था में पैसा आना। आउटफ्लो का मतलब है हमारा पैसा उस पर खर्च होना, रिपेयर इत्यादि पे खर्च होना। तो इनका विश्लेषण भी हमारे को करना होगा। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा आय की दर या रेट ऑफ रिटर्न। किसी प्रोजेक्ट पे, किसी कार्य पर जब हम पैसा लगाते हैं तो उसकी आय की दर भी हमारे को ध्यान में रखनी होगी कि इससे हमारे को इनकम कितनी होती है, क्या इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा या इससे बहुत थोड़ी इनकम होगी। उसे संभावित आय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में होने वाली है, होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, पर संभावना है कितनी आय होगी ये भी हमने ध्यान में रखना है। और जोखिम की दर, जोखिम मतलब रिस्क कितना होगा, ये रिस्क की दर मतलब रेट कितना है, उसमें रिस्क कितना ज़्यादा है ये भी हमने ध्यान पर रखना है। यदि ये परियोजनाएं बराबर जोखिम वाली हों, यदि कोई 2 प्रोजेक्ट हमारे सामने हैं, 2 कार्य हम कर सकते हैं जिनसे कि बराबर जोखिम है दोनों में, इसमें भी जोखिम उतना है दूसरे में भी जोखिम उतना है, तो हमारे को ये देखना है जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा आय हमारे को होगी। हमने कहा कि ये दुकान खोलें तो उसमें भी रिस्क है, ये दुकान खोलें उसमें भी रिस्क है, दोनों दुकानों में बराबर रिस्क है। तो हम ये देखेंगे जिस दुकान में ज़्यादा आय हमारे को होगी वो वाले प्रोजेक्ट हम चुनते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है संबंधित विनियोग कसौटी या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कि ये जो कार्य है इसमें विनियोग करने की कसौटी
क्राइटेरिया क्या है। तो इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो अनेक कसौटियों से वो चेक करता है। कसौटी मतलब चेक करना काफ़ी सारी चीज़ों को, कि ये जो दुकान हम शुरू करेंगे, ये बिज़नेस जो हम शुरू करेंगे, उसमें आवश्यक धनराशि कितनी चाहिए होगी, कितना पैसा उसमें चाहिए होगा, ब्याज की दर उसके लिए कितनी होगी, जो पैसा हम उधार लेंगे उस पर कितना ब्याज हमारे को देना होगा, आय की दर क्या है, मतलब उसके ऊपर कितना पैसा रेट, कितनी रेट से कितनी तेज़ी से हमारे को लाभ होगा, रोकड़ का प्रवाह क्या इसमें हमारे को लगातार इनकम होती रहेगी, सामान बिकता रहेगा और उसमें पैसा आता रहेगा। इसके आधार पर हम निर्णय लेंगे कि क्या इसमें पैसा हम इन्वेस्ट करें या ना करें। ये हो गई दीर्घकालीन की बात। अब बात करते हैं अल्पकालीन विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों की बात। फैक्टर्स अफेक्टिंग द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े टाइम के लिए जो हम पैसा इन्वेस्ट कर जा रहे हैं उसके निर्णय की बात। तो शॉर्ट टर्म जो होता है उसमें कैश, स्टॉक, डेटर इत्यादि आते हैं हमारे। इसमें सबसे बड़ी बात हमारी आती है, एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया, कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल के बारे में निर्णय लेना। देखिए वर्किंग कैपिटल के बारे में अकाउंट चैप्टर में हम रेशो एनालिसिस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमारे पास करंट एसेट कितने हैं उसमें से करंट लायबिलिटी हमने जो देनी है वो घटा दें तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। कि हमारे पास पैसा कितना पड़ा हुआ है और उसमें से कितना पैसा हमने लोगों को देना है, मतलब हमारे पास अपने रोज़ के काम के लिए कितना पैसा है, दैट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वर्किंग कैपिटल, आप यहाँ पर ये समझो कि पैसा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर साधारण भाषा में ले हम तो पैसा है, पर्याप्त मात्रा में है। एक तो उसने बोला पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा मतलब सफिशेंट, बैलेंस्ड वे में, ना ये ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। यदि ये ज़्यादा हो जाता है तो भी हानिकारक है और यदि कम हो जाता है तो भी हानिकारक है। यदि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो जाती है इसका मतलब है हमने खूब सारा पैसा अपने पास रखा हुआ है, अगर ये पैसा हम बैंक में जमा करते तो उससे ब्याज हमारे को मिल जाना था। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो जाने पर हमें ब्याज नहीं मिला, मतलब हमारा लाभ कम हो गया। दूसरी तरफ हम बोलें यदि हमारे पास पैसा कम है, वर्किंग कैपिटल कम है, तो रोज़ के खर्चे हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर हमें तुरंत पैसा लगाना है और अगर हम पैसे कैश पेमेंट कर देते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल सकता है, तो वो लाभ हम लोग नहीं उठा पाते। ये फर्स्ट डिसीजन था जो हम बोलते हैं विनियोग निर्णय या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके बाद सेकंड हमारा आता है वित्त व्यवस्था निर्णय या फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंस का मतलब पैसा अब कहाँ से हमारे पास आने वाला है, तो व्यवसाय का कोष, प्रयोग, प्राप्ति व उपयोग। कोष का मतलब पैसा, बिजनेस में कहाँ से हमारे को कैश प्राप्त होगा और कहाँ पर हम उसका उपयोग करेंगे। या तो फिर हम लोग जो है अंशों से, अंश मतलब शेयर्स को बेच करके पैसा ले सकते हैं, या ऋण पत्र डिवेंचर को बेच करके पैसा ले सकते हैं। तो दोनों से ही पैसा ले सकते हैं, पर उनका इन दोनों से ही पैसा लेने का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो सही होनी चाहिए। अनुपात संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। संतुलित पूंजीगत ढांचा भी हमारा होना चाहिए, ताकि इस प्रकार से हमारे को एक स्ट्रक्चर बनाना है पैसे का, जिससे कि हमारा बाज़ार में जो शेयर्स होते हैं उनका मूल्य बढ़े, अधिकतम मूल्य पर हमारे बाज़ार में शेयर रहे हैं। यदि गलत डिसीजन हम लेते हैं तो उसके आधार पर हमारे शेयर का मूल्य कम हो जाता है। इसमें हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर पैसे कैपिटल से भी पैसा हमारे पास आ सकता है। रिटेन्ड अर्निंग, संचित लाभ जो हम लोगों ने जोड़ के रखे थे उससे पैसा आता है। डिबेंचर से, ऋण पत्रों से पैसा आ सकता है, या दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो वित्त व्यवस्था संबंधी जब निर्णय ले जाते हैं, इसको प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे वित्त व्यवस्था निर्णय को इफ़ेक्ट करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशिंग डिसीजंस। ये पॉइंट इसमें हमारा है लागत या फिर कॉस्ट। वित्त के सभी स्रोत, स्रोत क्या बताया गया, स्रोत सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें पैसा प्राप्त होता है, कोई चीज़ मिलती है। तो वित्त हमें जहाँ जहाँ से मिलता है उसकी लागत अलग अलग होती है। जैसे अगर हम उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना होगा, ये उसकी लागत है। यदि हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उसके ऊपर हमें लाभांश देना होगा, डिविडेंड हमारे को देना होगा। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो अनेक अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं, वो भी हमें पूरी करनी होंगी। तो यदि परिस्थिति अनुकूल होती है, यदि सिचुएशन हमारी कंपनी के अनुकूल है, तो ऐसी स्थिति में यदि हो सकता है तो ऋण पूंजी से सस्ता लोन हम लेते हैं, कम ब्याज के ऊपर ऋण पूंजी हम लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। बी पॉइंट है जोखिम या फिर रिस्क। ऋण पूंजी जो होती है, मतलब लोन जब हम लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम या रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट दिया गया निर्गमन लागतें या फ्लोटिंग कॉस्ट। संचित लाभ, यदि हम निर्गमन लागतों की बात करें, फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब ये पैसा हम लेने जा रहे हैं तो उसको, पैसे को लेने के बदले में हमारे को
कितना खर्चा करना पड़ेगा। जैसे हम शेयर डिबेंचर बेचते हैं तो उसको इशू करने में, प्रोस्पेक्टस निकालना इत्यादि बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। तो उन खर्चों की यदि हम बात करें तो जो संचित लाभ होते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट होते हैं, वो सबसे उत्तम स्रोत है। इसमें कोई खर्चा हमारा नहीं आता। संचित लाभ का मतलब जो लाभ हमने कई वर्षों से जोड़ के रखा था। डी पॉइंट पर आते हैं तो रोकड़ प्रवाह की स्थिति या कैश फ्लो पोजीशन हमने ध्यान में रखनी है। यदि हमारी कैश फ्लो पोजीशन हमारी कंपनी की अच्छी, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लगातार हमारी चीज़ें बिकती रहती हैं और कैश आता रहता है। यदि ये स्थिति हमारी अच्छी होती है तो क्या होगा, हमारा ब्याज और ऋण का भुगतान हम आसानी से कर पाएंगे। यदि पैसा आता रहता है तो हम ब्याज भी आसानी से दे देंगे। लोन हमने जो ले रखा है उसकी पेमेंट भी हम आसानी से करते रहेंगे। इसलिए ऐसी कंडीशन जब कैश का लगातार हमारी कंपनी में आना चलता रहता है, लगातार कैश आता रहता है, तो ऋण पूंजी को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोन हमें ले लेने चाहिए, उससे पैसे का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि लोन का पैसा लौटा पाएंगे। ये पॉइंट दिया गया स्थायी प्रचालन लागतों का स्तर या फिर लेवल ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। स्थायी प्रचालन लागतें ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट या प्रचालन मतलब चलाना, ऑपरेट करना होता है, चलाना। कंपनी को चलाने के लिए जो लागतें आती हैं, खर्चे आते हैं, उनको हम प्रचालन लागत या ऑपरेटिंग कॉस्ट कहेंगे आसान भाषा में। और स्थायी का मतलब होता है परमानेंट जो आती हैं। तो ये स्थायी लागतें जो होती हैं, प्रचालन लागतें, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्थायी प्रचालन लागतें जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें क्या आता है, जैसे कि कंपनी को चलाना है तो कुछ चीज़ें तो हमारे को देनी ही पड़ेंगी, चाहे कंपनी बंद क्यों नहीं है। जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग किराए पे लिए, चाहे हमारी फैक्ट्री 2 महीने बंद रहे, किराया तो देना ही पड़ेगा। हमारे जो परमानेंट कर्मचारी होते हैं, स्थायी कर्मचारी होते हैं, उनको तनख्वाह देनी पड़ती है, उनको सैलरीज देनी ही पड़ती है, उनको वेजेस देनी पड़ती हैं, चाहे छुट्टी पे रहे। इंश्योरेंस हमने करवाया हुआ है सभी कर्मचारियों का अपनी फैक्ट्री का, तो उसका प्रीमियम देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ये स्थायी प्रचालन लागतें हैं, कंपनी को चलाने के लिए लागतें करनी ही पड़ेंगी। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्थायी वित्तीय लागतें जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब वित्तीय लागतें क्या हो गई, प्रचालन लागतें होगी जो कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। वित्तीय लागतें होगी जो वित्त के लिए ज़रूरी हैं, पैसे के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे अगर हम लोगों ने उधार लिया है, उधार लिया हुआ है, चाहे हम चीज़ बना रहे हैं नहीं बना रहे, पर उधार लिए हुए पर ब्याज हमको देना ही पड़ेगा। ये ऋण पर ब्याज हो गया। अगला डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को लाभांश देना ही पड़ेगा, चाहे हमारी कंपनी को लाभ जितना मर्जी हो, कम हो या ज़्यादा हो। अगला हमारे को दिया गया नियंत्रण को मापना या कंट्रोल कंसिडरेशन। यदि मालिक ये चाहते हैं कि हम कंट्रोल को अपने पास रखें, जैसे इक्विटी शेयर कंपनी के मालिक हैं, यदि वो चाहते हैं कि हमारा सारा बिजनेस का कंट्रोल हमारे पास रहे, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे भाई, लोगों को इक्विटी शेयर नहीं बेचेंगे, क्योंकि जिसको हमने इक्विटी शेयर बेच दिया तो वो भी मालिक हो जाएगा और फिर वो भी निर्णय लेगा, तो नियंत्रण जो है हमारे हाथ से चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद जी पॉइंट पर आते हैं, जो बोला कि पूंजी बाजार की स्थिति या स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट कहाँ क्या होती है, जहाँ से हमें उधार मिलता है, कैपिटल मिल जाता है बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये तेज़ी काल है। तेज़ी काल का मतलब ऐसा समय जब सब चीज़ की कीमतें बढ़ रही होती हैं तो लाभ भी बढ़ रहे होते हैं। तेज़ी काल के समय लाभ अधिक होते हैं तो लोग इक्विटी शेयर में पैसा लगाना पसंद करते हैं। क्यों लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि तेज़ी काल के समय क्या होता है, हमारे को ज़्यादा लाभ होता है तो इक्विटी शेयर को ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। ठीक है। जो उधार का है पैसा, वो इंटरेस्ट देने के बाद में, प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद में जितना भी लाभ बचेगा वो सारा इक्विटी शेयर को मिलता है, इसलिए वो उस टाइम पर पैसा लगाना पसंद करते हैं। मंदी काल की बात हम करते हैं, जब लाभ कम होते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसे टाइम पर लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे को तो फिक्स इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जैसा मर्जी आपको लाभ हो या हानि, हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसे समय में जब मंदी का काल होता है तो निश्चित लाभ पाने के उद्देश्य से लोग क्या करते हैं, लोन देना पसंद करते हैं। ठीक है। ऋण पूंजी जो है उसको प्राथमिकता देते हैं। इसलिए पूंजी बाजार की स्थिति को देखकर ही वित्त के स्रोत का चयन करना है कि कहाँ से हम पैसा प्राप्त करें। थर्ड डिसीजन जो हमारा आता है, दैट इज़ नोन एज डिविडेंड डिसीजंस या लाभांश निर्णय। लाभांश क्या चीज़ होती है, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वर्ष के अंत में जितना भी लाभ हम लोगों ने अर्न किया, लाभ हमारी संस्था ने कमाया है, उस लाभ को हम सभी मालिकों में बराबर बराबर बांट देते हैं। तो ये लाभांश जो लाभ बांटा जाता है मालिकों में, उसे लाभांश या डिविडेंड कहा जाता है। तो लाभांश के निर्णय जो हैं वो लिए जाते हैं। तो ये लाभांश निर्णय थर्ड पॉइंट है। यहाँ पर ये बोला गया कि ये निर्णय लाभ का कितना भाग शेयर होल्डर्स को लाभांश के रूप में बांटना है, ये हमने डिसाइड करना है। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कितना लाभ हम मालिकों में बांटेंगे, शेयर होल्डर में बांटेंगे, अंशधारियों में बांटेंगे, और कितना अपनी भविष्य के लिए हमारी कंपनी जो है सुरक्षित रखेगी, जिसको हम बोलते हैं संचित लाभ या रिटेन्ड प्रॉफिट। तो रिटेन प्रॉफिट के रूप में कितना रखना है और लाभांश के रूप में कितना बांटना है। अंशधारी या शेयर कंपनी के मालिक तो ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश मिल जाए, परंतु प्रबंधक ये चाहते हैं कि उनको कम लाभांश दिया जाए। इसलिए
एक संतुलित मात्रा में जो लाभांश देना पड़ता है, संतुलन की स्थिति हमारे को अपनानी पड़ती है, जिससे कि दोनों ही पक्ष, दोनों ही पार्टी जो हैं वो प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें। इस निर्णय को हम अधिशेष निपटान निर्णय या डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस डिसीजन कहते हैं। ये वर्ड ध्यान से समझ लीजिएगा। अधिशेष निपटान निर्णय, डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस डिसीजन। सरप्लस क्या होता है? लाभ। लाभ को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे बांटना है मालिकों में और उधार वालों में, ठीक है। तो कितना कितना लाभ बांटना है, कितना बचा के रखना है, तो इसको हम अधिशेष निपटान निर्णय कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जो लाभांश निर्णय हम करें, इस लाभांश के निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक कौन कौन से, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजंस। इसमें पहली चीज़ हमारी जो ए पॉइंट आएगा वो है आय या फिर अर्निंग। तो लाभांश का जब हम भुगतान करते हैं, लाभांश शेयर होल्डर्स को जब लाभ का हिस्सा देते हैं, तो हमारे को ये देखना है कि अभी हमारे पास वर्तमान में कितना पैसा है, कितना पैसा हम इस वक्त कमा रहे हैं, और संचित लाभ कितने हमारे पास हैं, पहले से जोड़े हुए लाभ कितने हैं, उसी के आधार पर हम भुगतान करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना ही ज़्यादा हम लाभांश दे पाएंगे। अगर लाभ ही हमारे को कम होगा तो लाभांश भी हम कम दे पाएंगे। बी पॉइंट हमारा है आय की स्थिरता, जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग। हमारी संस्था को आय या लाभ कितना हो रहा है, ये हमने ध्यान में देखना है। जिस कंपनी को ज़्यादा लाभ हो रहा होगा, जिसकी आय में स्थिरता होगी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आय की स्थिरता। स्थिरता का मतलब है हर साल जो है हमारी कंपनी को लगातार एक स्थिर आय हो रही है। हम ये बोल रहे हैं कि हर साल हमारी कंपनी 1 करोड़ रुपए का लाभ कमा रही, तो हम कहेंगे हमारी कंपनी की आय स्थिर है। तो अगर हमारी आय की स्थिरता होगी तो हम ज़्यादा लाभांश हम दे पाएंगे, क्योंकि हमारे को मालूम है कि अगले साल भी हमारी को इतनी आय हो ही जाएगी। अगर आय हमारी स्थिर नहीं है तो हमारे को ये डर होता है कि पता नहीं अगले साल आय होगी कि नहीं होगी, तो लाभ बचा के रखो, ठीक है। तो आय की स्थिरता होती है तो हम लाभांश निश्चिंत होकर अपने ग्राहकों को दे पाते हैं या शेयर होल्डर्स को दे पाते हैं।